नमस्कार दोस्तों, स्ट्रगल पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संविधान के अनुसूची वाले भाग से कुछ टॉपिक लेके आए हैं। आइए उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। और उन लोगों से बहुत ही विनम्र निवेदन है, जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं हम लोग। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में क्वेश्चन उठता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है। तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं। और प्रारूप समिति में कुल 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 22 भाग हैं। कितने कितने 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची तथा 22 भाग हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में पूछा गया था कि संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। तो ऑप्शन में दिया था 21, 12 और 24, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ ऑप्शन 24 सही था। वर्तमान में लगभग 24 भाग हो चुके हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं कि संविधान को अंगीकार कब किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया है। कब? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। और सर्वप्रथम पूर्ण रूप से क्या, सर्वप्रथम पूर्ण रूप से लागू कब किया गया है। तो सर्वप्रथम पूर्ण रूप से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को। और कहा जाता है इसमें पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो भारत का। किसका? भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है। अब आ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या क्या है। अनुसूची। क्या देखना है? अनुसूची। अनुसूची नंबर 1। अनुसूची नंबर 1 क्या कहती है, ये देखते हैं कि इसमें कहा गया है भारत किसका संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसमें इसके सीमा क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। तो अनुसूची 1 कहती है भारत राज्यों का संघ है तथा इसमें इसके सीमा एवं नाम के क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है। अनुसूची 1 क्या कहती है? भारत राज्यों का संघ है। इसमें संघ और राज्य क्या है, इनके नाम और सीमा क्षेत्र को दर्शाया गया है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे देखिए अनुसूची नंबर 2 क्या कहती है। अनुसूची नंबर 2 हमारी कहती है कि संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन देना, भत्ता देना, पेंशन देना। तो हमारा इसका एक ट्रिक हो सकता है कि 2, अनुसूची 2 से कि जैसे हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। 2 कहने पर हमको ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यपाल होते हैं या संवैधानिक पदाधिकारी जो कोई भी होते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कुछ कार्य करते हैं तो उसके बदले में कुछ लेते हैं, जैसे वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं तथा पेंशन लेते हैं। तो हम कह सकते हैं संवैधानिक पदाधिकारियों को वेतन देना, भत्ता देना तथा पेंशन देना। यह अनुसूची 2 में है। ठीक है। अब अनुसूची नंबर 3 में आ जाते हैं। अनुसूची नंबर 3 में क्या कहा गया है कि अनुसूची 3 में शपथ का वर्णन किया गया है। संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ का वर्णन किया गया अनुसूची 3 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 पॉइंट कुछ महत्वपूर्ण है बहुत, इसको देख लेते हैं कि राष्ट्रपति, क्या, राष्ट्रपति जो कि हमारे भारत का सर्वप्रथम नागरिक है। सबसे पहला नागरिक कौन है? भारत का सबसे पहला नागरिक राष्ट्रपति होता है। ठीक। अब इसको शपथ अनुच्छेद किसके तहत दिलाया जाता है। तो अनुच्छेद 60 के तहत किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। बाकी आगे बात आती है उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 60 के तहत हमारे राष्ट्रपति को दिलाया जाता है। किसको? राष्ट्रपति को दिलाया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को क्यों कब दिलाया जाएगा? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति हैं, तो 60 के नीचे जो 0 है इसको हम थोड़ा सा ऐसे नीचे कर देते हैं। तो अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बराबर उठता है, अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं
राज्यपाल को कब दिलाया जाता है? तो राज्यपाल को शपथ कब दिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 159 के तहत, अनुच्छेद 159 के तहत। इसके लिए हमारा ट्रिक है, जब राष्ट्रपति को 60 में है तो इनमें से एक घटाएंगे, ठीक है। जब एक घटाने जाएंगे तो राज्यपाल के सामने एक लिख देंगे, एक घटाएंगे एक लिख देंगे, तथा 60 में से एक घटाने पर जो संख्या आएगी, यानी कि 60 में से एक घटाएंगे हमारा 59 आएगा। कितना आएगा? 59 बराबर 59 आ रहा है, तो यही 59 एक के सामने यहाँ लिख देना है। तो हमारा यहाँ किसका बन जाएगा? राज्यपाल का। किसका? राज्यपाल का बन जाएगा, ठीक है। अर्थात अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 4 क्या कहता है, सॉरी अनुसूची 4 क्या कहती है। यहाँ देखिए अनुच्छेद लिख दिए हैं तो अनुसूची होगी, है क्या होगी? यहाँ देखिए अनुच्छेद 4 जो है यहाँ अनुसूची कर है, क्या है? हमारी अनुसूची है, अनुसूची, ठीक। इसको आप लोग बना लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गई है। अनुसूची 4 के तहत क्या है? अनुसूची 4 में है राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अनुसूची 4 क्या कहती है? हमारी जितनी भी राज्यसभा की सीटें हैं उनका बंटवारा अनुच्छेद अनुसूची 4 में है। राज्यसभा के सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 में, ठीक है। जैसे 4 हमारा बन रहा है, 4 लास्ट वाला राज्य हमारा क्या कह सकते हैं? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, ठीक है। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। अनुसूची 5 पे आ जाते हैं। अनुसूची 5 हमारी क्या कहती है? अनुसूची 5 कहती है कि एटीएम स्क्वायर, अनुसूची 5 में क्या है हमारा? एटीएम स्क्वायर क्या है? ट्रिक है एटीएम स्क्वायर। एटीएम स्क्वायर से ए से हमारा हो जाएगा असम, क्या है? ए से हमारा असम हो जाएगा, टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और एम स्क्वायर से हो जाएगा, एक तो हो जाएगा मिजोरम, एक हो जाएगा हमारा मेघालय। क्या क्या हो जाएगा? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसमें यही वर्णन है कि इन राज्यों को छोड़कर, किन राज्यों को छोड़कर? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर बाकी सभी राज्यों का उल्लेख किया गया। मतलब क्या उल्लेख किया गया है? तो इन राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों में इन राज्यों को छोड़कर जो अनुसूचित जनजातियां जिन क्षेत्रों में निवास करती हैं उनके प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। क्या किया गया है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्य, यानी कि यह 5 राज्य छोड़कर, 4 राज्य छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं उनमें निवास करने वाली जनजातियों के प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया गया, ठीक है। तो अनुसूची नंबर 6 पे आ जाते हैं। अनुसूची नंबर 6 क्या कहती है हमारी? देखिए 6 कहती है कि एटीएम स्क्वायर, देखिए यहाँ भी एटीएम स्क्वायर का है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इन राज्यों का उल्लेख अनुसूची 6 में किया गया। कैसे किया गया है? इन राज्यों को हम अनुसूची 5 में छोड़ रहे थे, तो अब यहाँ क्या करना है? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों में निवास करने वाली जनजातियों के प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। पीछे क्या था? अनुसूची 5 में हमारा था कि इन राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों के जनजातियों के प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया जा रहा था। और अनुसूची 6 में क्या कहा जा रहा है कि असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय के राज्यों में निवास करने वाली प्रशासनिक जनजातियों के प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख किया गया हमारे अनुसूची 6 में। अब देखिए अनुसूची 7 क्या कहती है हमारी? अनुसूची 7, अनुसूची 7 हमारी कहती है विधायी विषयों का बंटवारा। विधायी विषयों का बंटवारा, विधायी विषय में क्या है? केंद्र होते हैं या संघ? केंद्र को ही संघ कहा जाता है और एक होता है हमारा राज्य। तो केंद्र में हमारे 100 विषय हैं। केंद्र सूची में हमारे 100 विषय हैं। केंद्र सूची में हमारे कितने विषय? तो केंद्र सूची में हमारी 100 विषय हैं। कितने हैं? केंद्र सूची में हमारी
कितने विषय हैं? केंद्र सूची में हमारी 100 विषय हैं। और राज्य सूची में हमारी कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में हमारी 61 विषय हैं। इनके विषयों को बंटवारा कर दिया गया केंद्र और राज्य में, ताकि इनके बीच कभी झगड़ा ना हो। एक होता है ना झगड़ा, तो दो भाइयों के बीच झगड़ा होता है, तो वैसे केंद्र से छोटा राज्य होता है, केंद्र हमारा राज्यों से मिलकर बना है, तो इनके बीच झगड़ा ना हो इसके लिए हमारी समवर्ती सूची बनाई गई, जिस पर दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। और ऐसे विषय अब तक हमारे 52 विषय मिल चुके हैं। ठीक है, ऐसे विषय हमारे 52 विषय मिल चुके हैं। तो केंद्र में हमारे 100 विषय हैं, राज्य में हमारे 61 विषय हैं, और समवर्ती सूची में हमारे जिनमें दोनों कार्य करेंगे वह 52 है। जैसे बैंक हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, यह सब हमारे किस सूची के अंतर्गत आते हैं? यह सब हमारे संघ या केंद्र सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ क्या था, जैसे हमारा यहाँ राम मंदिर पे इतने दिन से फैसला आ रहा था, तो इस पे हमारी केंद्र और राज्य दोनों सूची काम कर रही हैं। जैसे केंद्र सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला दिलाया है, और राज्य क्या कर रहा है, यहाँ पर मंदिर बनवाने का कार्य कर रहा है। ठीक, अब अनुसूची नंबर 8 पे आ जाते हैं। अनुसूची नंबर 8 क्या कहती है? अनुसूची नंबर 8 हमारी कहती है कि अनुसूची हमारी 8 कहती है कि हमारी भाषाएं कुछ होंगी। तो अनुसूची 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले हमारी इसमें 14 भाषाएं थी। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से उठते हैं जो बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हमारी 14 भाषाएं थी। एक इसमें हमारी जुड़ी है 14 के बाद एक जुड़ी है सिंधी। सिंधी जुड़ी है कब? 21वां संविधान संशोधन। कब? 21वां संविधान संशोधन 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत हमारी सिंधी भाषा जोड़ी गई है। फिर इसके बाद 3 भाषा जुड़ी। कौन कौन सी? एक हमारी नेपाली है, कोंकणी है और मणिपुरी। नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। यह कब जुड़ी है? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। ठीक है, अब कौन कौन जोड़ी गई? नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। एक देखिए हमारी नेपाली है, विदेशी भाषा है, इसको भी भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। उसके बाद 4 भाषा और जुड़ती है। 4 भाषा कौन कौन सी जुड़ती है? एक होती है BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कौन कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरो, मैथिली, संथाली। यह हमारी कब जुड़ी है? यह हमारा 92वां संविधान संशोधन 2003 में। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हमारी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? सॉरी, अनुसूची नहीं जोड़ी गई है, यह हमारी जोड़ी गई है भाषा। तब 14 पहले थी, एक 15, 15 3 18, 18 4, यहाँ मिलकर 4 हो गई 22। यानी कि हमारे संविधान की अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर पूछा जाता है कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए पेपर में। फिर हमारा आ जाता है, देखिए अनुसूची नंबर 9। अब देखिए अनुसूची नंबर 9 क्या है? अनुसूची नंबर 9 हमारी देखिए है, यह सबसे पहले तो पहला संविधान संशोधन। कब? पहला संविधान संशोधन 1951 में। देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो पहला संविधान संशोधन हमारा 1951 में हुआ था। इसके तहत अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। अब क्या है इसमें? हमारा पहला पॉइंट हो जाता है, इसमें भूमि सुधार रखा गया। क्या किया गया? भूमि सुधार किया गया। इस अनुसूची के अंतर्गत जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया और इस पे कोई मुकदमा नहीं होगा। जमींदारी प्रथा के अंतर्गत कोई मुकदमा नहीं होगा। ठीक, तो अनुसूची नंबर 9 हमारी क्या कहती है? भूमि सुधार तथा जमींदारी प्रथा का अंत है। ठीक, और इस पर कोई मुकदमा नहीं होगा। अब
अनुसूची नंबर हमारी 10 देखिए क्या कहती है। 10 कहती है दल बदल निरोधक अधिनियम चलाया गया। 10 में क्या है? दल बदल निरोधक अधिनियम। अब अनुसूची नंबर 10 हमारी कब जुड़ी है? 52वां संविधान संशोधन 1985 में। कब? 52वां संविधान संशोधन 85 में जोड़ी गई है। ठीक है। अब इस अधिनियम में क्या किया गया है देखिए, तो दल बदल, इस अनुसूची में क्या किया गया है? दल बदल निरोधक अधिनियम चलाया गया। मतलब कि अगर कोई भी विधायक या सांसद होता है, वह जीतता है और जीतने के बाद किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहता है, तो वहीं उसकी क्या विधायकी या संसदीय रद्द हो जाएगी या नहीं मान्य होगी। ठीक है। तो यही क्या हमारा दल बदल निरोधक अधिनियम है। कब चलाया गया? 1985 में चलाया गया। ठीक है। अब अनुसूची नंबर 11 हमारी क्या कहती है देख लीजिए। अनुसूची नंबर 11 हमारी कहती है कि पंचायती राज व्यवस्था। अनुसूची नंबर 11 में हमारी पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। ठीक। इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को हमारी संवैधानिक दर्जा दिया गया है। और यह अनुच्छेद 400 के तहत, अनुच्छेद 400 के तहत, अनुच्छेद देखिए अनुच्छेद 400 ने अनुच्छेद 40 के तहत है। ठीक है। अनुच्छेद 40 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक। अब यह देखिए लागू कब हुई? 24 अप्रैल 1993 में लागू हुई और 93वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। तो देखिए पहला क्वेश्चन उठ सकता है, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कब? 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 24 अप्रैल 1993 में यह लागू हुई। क्या? हमारी पंचायती राज व्यवस्था अनुच्छेद 40 के तहत। ठीक। अब एक पीके थुंगन जी थे, एक आदमी थे पीके थुंगन। इन्होंने एक समिति बनाया और उसी के सुझाव पर क्या किया? पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम किया है। और यहाँ देखिए हमारा है, एक लोग थे क्या? बलवंत राय मेहता जी। क्या? कौन? बलवंत राय मेहता जी। इन्होंने भी एक समिति बनाई और उसमें कुछ सुझाव प्रस्तुत किए। क्या? पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रूप प्रदान करने के लिए। अब देखिए त्रिस्तरीय रूप में क्या है, आइए देखते हैं। बलवंत राय मेहता जो अपनी समिति गठित किए थे, उनके त्रिस्तरीय रूपों को देख लेते हैं। तो पहला स्तर था इनका ग्राम पंचायत, दूसरा था क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। पहला ग्राम पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा जिला पंचायत। ये हमारा क्या था? त्रिस्तरीय रूप था किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा? तो प्रधान होगा। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होगा? तो ग्राम पंचायत का मुखिया प्रधान होगा। इसका चुनाव कैसे होगा? इसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है। और क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो क्षेत्र पंचायत का प्रमुख होता है ब्लॉक प्रमुख। इसका चुनाव कैसे होता है? तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक। अब इसमें आ जाइए जिला पंचायत में। जिला पंचायत में क्या है देखिए, जिला पंचायत का मुखिया कौन होगा? जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। इसका भी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब यहाँ एक समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ बीडीसी क्यों लिखे हैं ना। तो बीडीसी, हम बीडीसी की बात कर लेते हैं। बीडीसी की सबसे पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो बीडीसी का फुल फॉर्म है ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। क्या है? ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। ठीक। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, गलती हो गई है, गलती हो सकती है। देखिए ग्राम पंचायत मुखिया का जब चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव, तो उसी के साथ साथ हमारी बीडीसी का भी चुनाव हो जाता है। और यही हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी क्या करती है? ब्लॉक प्रमुख का चयन करती है। ठीक है। इस बात को अपने ध्यान में हमेशा बैठाए रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाता है, अनुसूची नंबर 12 पे आ जाते हैं, अनुसूची नंबर 12 पे आ जाते हैं। अनुसूची नंबर 12 क्या कहती है, आइए देख लेते हैं। अनुसूची नंबर 12 हमारी कहती है कि नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? नगर पंचायत को हमारे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा। अब यह किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है?
तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। किसके तहत? 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ी गई है। अब देखिए इसका भी त्रिस्तरीय रूप है। त्रिस्तरीय रूप क्या है अभी आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं लागू कब होती है। तो हमारी नगर पंचायत लागू होता है 1 जून 1993 में। कब? 1 जून 1993 में। इसके त्रिस्तरीय रूपों देख लेते हैं। तो पहला होगा नगर पंचायत। नगर पंचायत में हमारी 1 लाख से, नगर पंचायत में हमारी 10,000 से, कितना? 10,000 से लेकर 1 लाख, कितना? 1 लाख तक की आबादी क्या कहलाएगी? नगर पंचायत के अंतर्गत आएगी। फिर हमारा दूसरा हमारा नगर पालिका। नगर पालिका में कितने आएंगे? तो नगर पालिका हमारा नगर पंचायत का त्रिस्तरीय रूप का दूसरा भाग है। नगर पंचायत में 1 लाख से लेकर 5 लाख की आबादी, 1 लाख से लेकर 5 लाख की आबादी किस में आएगी? नगर पंचायत में आएगी। और नगर निगम में क्या है? देखिए नगर निगम 5 लाख से अधिक, कितना? 5 लाख से अधिक की जनसंख्या, 5 लाख से अधिक की आबादी, यह किस में आएगा? नगर निगम में। हमारा एक अम्बेडकर नगर है जिसमें नगर निगम नहीं है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। हमारा क्या है देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 17 है। नगर निगमों की संख्या कितनी है? 17 है। और हमारा 17वां नगर निगम बना है क्या? शाहजहांपुर। कौन बना है? शाहजहांपुर। हमारा 17वां नगर निगम कहाँ बना है? शाहजहांपुर। कब बना है? तो 24 अप्रैल 2018 में। कब बना है? 24 अप्रैल 2018 में बना हमारा क्या? 17वां नगर निगम शाहजहांपुर। ठीक, अब अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा, तथा जितने भी लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।